हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अरावली पाठशाला की ऑनलाइन क्लासेस पे। तो विद्यार्थियों, हम चल रहे थे कक्षा 9वीं के गणित और जिसमें अपना चैप्टर 8 चल रहा था। इस चैप्टर में अपन ने प्रश्नावली 8.2 के 2 सवाल कंप्लीट कर लिए थे। अब हम आगे प्रश्नावली 8.2 के तीसरे सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको क्रमवाइज सभी चैप्टर आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। चलिए तो आज अपन स्टार्ट करते हैं। आज का अपना सवाल नंबर है तीसरा। देखिए तीसरा सवाल क्या कह रहा है। देखिए थर्ड क्वेश्चन, तीसरा सवाल है एबीसी एक आयत दे रखा है। क्या है? एबीसीडी। ये चित्र भी आप साथ में देखिएगा। एबीसीडी एक आयत है जिसमें पी क्यू आर एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। मतलब कि एबीसीडी एक आयत है और ये वाले इसके सभी मध्य बिंदु है। एस आर क्यू पी ये सब क्या है? मध्य बिंदु है। और जो एबीसीडी दे रखा है पूरा ये ग्रीन वाला, ये एक आयत है। ठीक है। दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एक समचतुर्भुज है। आपको दर्शाना है कि पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। मतलब कि ये वाला पी क्यू आर एस ये वाला आपको समचतुर्भुज सिद्ध करना है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं। सबसे पहले अपन सिद्ध क्या करेंगे, किस तरीके से सवाल को करेंगे, वो पहले आपको समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इस जो PQRS है इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध करूंगा। क्या करूंगा? समांतर चतुर्भुज सिद्ध करूंगा। मतलब कि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल होगी और समांतर होगी, तो ये वाला समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है। अब फिर इस समांतर चतुर्भुज को मैं समचतुर्भुज सिद्ध करूंगा। इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके लिए कोई भी एक आसन भुजा का जोड़ा है। जैसे ये वाली आसन भुजा है। क्या है? ये वाली ये आसन भुजा है। तो इन आसन भुजाओं को मैं अगर इक्वल सिद्ध कर दूं, क्या कर दूं? इक्वल। ये अगर आसन भुजाएं दोनों ही आपस में इक्वल आ जाए तो सिद्ध हो जाएगा कि PQRS एक समचतुर्भुज है। आया समझ में? तो अब यही सब बातों को अपन स्टेप बाय स्टेप करेंगे हल। तो देखिए यहां पर देखिए, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपना ये क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, सबसे पहले अपन लिखते हैं दिया हुआ है कि अपने पास क्या दे रखा है। सबसे पहले मैं लिखूंगा दिया हुआ है। सबसे पहले अपन दिया हुआ में लिखेंगे क्या दिया हुआ है मुझे। सबसे पहले दिया रखा है ABCD एक आयत है। ABCD एक आयत है। ABCD क्या है? एक आयत है जिसमें PQRS क्रम भुजाओं AB BC CD DA के मध्य बिंदु है। PQRS क्रमशः भुजा AB BC CD व DA के मध्य बिंदु है। यहां तक अपन को जो दे रखा था वो अपन ने लिख दिया। यहां तक समझ में आया? अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहां तक आपको सब समझ में आया। अब अपन आगे लिखेंगे। अब आगे लिखना है दर्शाना। अपन को क्या सिद्ध करना है? दर्शाइए। तो अपन लिखेंगे यहाँ दर्शाना है। क्या दर्शाना है? अपन को दर्शाना है कि PQR एक समचतुर्भुज है। एक समचतुर्भुज। PQRS एक समचतुर्भुज है। ये मुझे सिद्ध करके बताना है। कंप्लीट यहां तक। अब अपन थर्ड स्टेप में क्या लिखेंगे, ये सब लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब अपन लिखेंगे उत्पत्ति या उपपत्ति। उपपत्ति या हल, इसमें हल करेंगे
सबसे पहले क्या करूंगा मैं, सबसे पहले करेंगे, देखिए तो आपको इसमें नजर आ रहा होगा, देखिए यहाँ पर दो त्रिभुज लेंगे। सबसे पहले देखिए, अगर मैं ये वाला त्रिभुज लेता हूँ, ये ए बी, ये वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये वाला ट्राइंगल अपन लेते हैं, तो इस भुजा का मध्य बिंदु है P और इस भुजा का मध्य बिंदु है ये Q। क्या है? Q। आया समझ में? तो देखिए अपन को सवाल में पहले से दे रखा है कि भाई AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु है P, ये P AB का मध्य बिंदु है। इसी प्रकार से BC का मध्य बिंदु क्या है? Q। तो यहाँ पर ये दोनों ही P और Q क्या है? मध्य बिंदु है। और मध्य बिंदु से जो लाइन यहाँ पर ये मध्य बिंदु से सीधी रेखा खींची जाती है, रेखाखंड आपस में मिलाया जाता है, दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाता है। ये क्या होता है? अपन जानते हैं कि मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु प्रमेय से कि दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड इस त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होता है और उसके आधे के इक्वल होता है। यहां तक आपको समझ में आया? तो इसको ही अपन सिद्ध करेंगे मध्य बिंदु प्रमेय से। तो यहां पर मैं लिखूंगा, देखिए त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में ये इसका मध्य बिंदु है। देखिए त्रिभुज एबीसी में क्या? पी किसका मध्य बिंदु है? AB का मध्य बिंदु है। ठीक है, ये क्या है? गिवन है, मतलब दिया हुआ है अपन को। ठीक है, चलिए यहां पर मैं इसको गिवन लिख दिया। इसी प्रकार से क्यू है वो BC का मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु है, ये भी अपन को गिवन है। तो क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु दोनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर और आधे के इक्वल होता है। ये मध्य बिंदु थ्योरम प्रमेय कहती है। तो यहां पर मैं लिखूंगा PQ समांतर होगा AC के, एक होगा, और ये तो पहला स्टेटमेंट आ गया अपना मध्य बिंदु प्रमेय का। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है? जो PQ है वो आधे के इक्वल होगा 1/2 AC। ठीक है, ये अपनी पहली लाइन आ गई। आया समझ में? ये अपना पहला स्टेटमेंट। यहां तक अपन ने कंप्लीट कर लिया। इस किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यहां तक हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए चलिए यहां तक अपन ने कर दिया, अब अपन आगे करते हैं। देखिए इसी प्रकार से अब मैंने यहां तक तो कंप्लीट कर लिया। अब ये वाला त्रिभुज अपन ने लिया, अब मैं इसको दूसरी तरीके से, अब आपको ये वाला त्रिभुज अपन ने कंप्लीट कर लिया है, अब इसको आप भूल जाइए। अब आगे देखिए, आगे किस प्रकार से करेंगे। देखिए ये यहां तक अपन ने कर दिया, अब आगे देखिए आगे किस प्रकार से करते हैं। देखिए अब अपन त्रिभुज लेंगे, ये वाला त्रिभुज ले लिया, अब मैं त्रिभुज लूंगा ए सी और ये डी वाला, इस वाले त्रिभुज से हल करेंगे अपन। ठीक है, ए सी डी ये वाला त्रिभुज लूंगा। अब देखिए एडी का मध्य बिंदु क्या है? एस। ठीक है, ये अपन को दे रखा है, गिवन है। सीडी का मध्य बिंदु क्या है? आर, ये भी अपन को गिवन है, दे रखा है। ठीक है, अगर दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है, यहां पर भी अपन मध्य बिंदु प्रमेय का उपयोग करेंगे, फिर इसको हल करेंगे। तो यहां देखिए, ठीक है, चलिए यहां देखिए त्रिभुज त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी में बहुत ही धीरे से सवाल करवा रहे हैं, ध्यान से कीजिए, एकदम सरल सवाल है, किसी भी प्रकार के कोई ज्यादा कठिन नहीं है। देखिए ए सी डी में, देखिए यहां पर लिखेंगे एस एडी का मध्य बिंदु है।
ठीक है, ये वाली चीज जो मैंने लिखी ये क्या है, गिवन है। क्या है, गिवन है। यहां तक समझ में आया आपको, कंप्लीट। फिर देखिए इसी प्रकार से जो आर है, आर है वो सीडी का मध्य बिंदु है। ये भी क्या है, गिवन है। कंप्लीट, यहां तक समझ में आया होगा आपको। ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड तीसरी भुजा के क्या होता है, समांतर होता है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एस आर है वो समांतर है किसके, एसी के। ठीक है, फिर एक स्टेटमेंट होता है कि ये एस आर है वो 1/2 है किसका, एसी का। ये क्या, ये किससे आया, इसको अपन ने नाम दिया मैंने 2। यहाँ पर आप चाहो तो इस ब्रैकेट में लिख देना यहाँ पर मध्य बिंदु पर में, क्या लिखेंगे, मध्य बिंदु पर में से। यहाँ पर भी लिख देना, यहाँ पर भी आप लिख देना मध्य बिंदु पर में, यहाँ पर आपने लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर, एकदम बढ़िया से समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर फर्स्ट क्या बोल रहा है कि PQ है वो AC के समांतर है और SR है वो भी AC के समांतर है। मतलब कि दोनों ही चीज, दोनों ही भुजा, मतलब ये वाली जो SR और ये वाली PQ दोनों ही AC के समांतर है। ठीक है, दोनों ही AC के समांतर है, तो ये दोनों आपस में भी एक दूसरे से समांतर होगी। एक और दो वस्तु है किसी तीसरी वस्तु के इक्वल है तो ये दोनों ही आपस में इक्वल होगी। वही कंसेप्ट इसमें लगता है कि भाई PQ AC के इक्वल है और SR भी AC के इक्वल है, मतलब समांतर है, तो ये दोनों भी आपस में समांतर होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन 1 व 2 से। ठीक है, PQ समांतर SR, ये हो गया। फिर देखिए, अब यहां देखिए जो PQ है वो 1/2 AC के इक्वल है, जो SR है वो भी 1/2 AC के इक्वल है। मतलब कि PQ है इसकी वैल्यू भी 1/2 AC है और SR है इसकी वैल्यू भी 1/2 AC है। मतलब दोनों की वैल्यू समान आई है, दोनों के मान समान है। तो दोनों के मान समान है मतलब दोनों ही बराबर है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एक और ही PQ बराबर SR। ठीक है, आया समझ में यहाँ तक। यदि किसी भी चतुर्भुज की दो भुजाएं समांतर हो और आपस में इक्वल भी हो तो वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है। आया समझ में। अतः यहां लिखेंगे अतः PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, यहाँ पर समझ में आया। अतः PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। ये इस स्टेटमेंट से यहां तक अपन ने सिद्ध कर दिया। अब आगे क्या करना है, मुझे PQRS को क्या सिद्ध करना है, सम चतुर्भुज सिद्ध करना है। तो एक समांतर चतुर्भुज है, आमने सामने की भुजा इक्वल है। यहाँ पर देखिए मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, यहाँ से ध्यान से देखिए। यहाँ पर अगर ये वाली और ये वाली मैंने इक्वल बराबर सिद्ध कर दी है, अगर मैं ये वाली और ये वाली भी बराबर ला लो, मतलब ये और ये भी आपस में बराबर कर दो, तो इसके सामने वाले तो बराबर ही होगी, क्योंकि ये तो समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की बराबर होती है। ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, आमने सामने की इक्वल भुजा है। तो मैं इस वाले भुजा और इस वाले को भुजा को बराबर सिद्ध कर दूं तो ये चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएगी। अगर चारों भुजाएं बराबर है तो ये सम चतुर्भुज होगा। है समझ में। तो यही करना है आगे अपन को। चलिए यह मैं इसको रब कर रहा हूं। अब यहां से देखिए, अब ये दिया हुआ दर्शाना है, इसको अपन आप लिख लेना, इसको अपन रब कर रहे। ठीक है, चलिए इतना स्पेस काफी है। अब यहाँ पर देखिए ये वाला अपन का त्रिभुज है, वो चतुर्भुज है, सॉरी। ठीक है, कंप्लीट। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ आप एक ध्यान से देखिएगा चित्र में। अब क्या करेंगे अपन, देखिए मुझे समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना, सॉरी सम चतुर्भुज सिद्ध करना है। तो ये वाला है ये,
ये अपन ने कैसा सिद्ध कर दिया है, समांतर तक इसको अपन लेके आए। तो समांतर के बाद मुझे इसको समचतुर्भुज सिद्ध करना है। तो इसके लिए मुझे देखिए ये दो आसन भुजा है, एक तो ये वाली और एक ये वाली, ये मुझे आसन भुजा नजर आ रही है। अगर मैं इन आसन भुजाओं को बराबर सिद्ध कर दूं तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ये वाला ट्रायंगल, ये वाला त्रिभुज और एक मैं लूंगा ये वाला त्रिभुज, ये वाले दो त्रिभुज लिए मैंने, एक और दो त्रिभुज, इन दोनों ही त्रिभुज को आपस में सर्वाग्रसम सिद्ध करूंगा और सर्वाग्रसम त्रिभुज होने के कारण ये और ये भुजा आपस में इक्वल हो जाएगी। सर्वाग्रसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होंगे, तो ये दोनों ही सर्वाग्रसम त्रिभुज के संगत भाग है, इसलिए बराबर हो जाएंगे। तो ये दोनों बराबर है, तो ये एक समचतुर्भुज है, ऐसा सिद्ध करेंगे। चलिए यहाँ पर अपन करके देखते हैं। चलिए कैसे लिखते हैं इसको, त्रिभुज APS एस व त्रिभुज SRD में, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए ये एक आयत था, अपन को क्या दे रखा है, आयत था। तो आयत था तो इसके सामने वाली भुजा बराबर होगी, ठीक है। ये वाली भुजा इस वाली भुजा के आपस में बराबर होंगी। तो देखिए ये पूरा त्रिभुज है, सॉरी ये दोनों ही त्रिभुज है, तो इसमें ये वाली और ये वाली भुजा आपस में इक्वल है, इक्वल भुजा। तो ये इक्वल भुजा है, मतलब इसके दो टुकड़े कर दिए, मध्य बिंदु था एस, तो इसका मध्य बिंदु था, तो दो टुकड़े हो गए। तो ये यहां से ये इतनी भुजा, मतलब कि यहां से ये इतनी भुजा और यहां से ये इतनी भुजा, ये भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि एक पूरी भुजा के अपन ने दो टुकड़े कर दिए, दो समान टुकड़े कर दिए, तो ये और ये भुजा तो आपस में इक्वल होंगी। फिर देखिए ये और ये भुजा भी आपस में क्या थी, बराबर भुजा थी। तो बराबर भुजा के आधे भी इक्वल होते हैं, तो यहाँ से ये वाला और यहाँ से ये वाला भी आपस में इक्वल होंगे। यहाँ पर अपन लिखेंगे, देखिए AS इक्वल SD और एक है AP इक्वल RD, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पर बराबर भुजा के आधे भी बराबर होंगे। समझ में आया यहाँ तक अच्छे से, ठीक है। अब देखिए अगर ये एक आयत था, क्या था, ABCD आयत था, तो इसमें प्रत्येक कोण कितने का बनता है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर कोण AB 90 का होगा और कोण यहाँ पर DB 90 का होगा, क्या होंगे, 90 डिग्री के, ठीक है। अतः अतः त्रिभुज APS सर्वाग्रसम है त्रिभुज SRD से, बाय रूल कौन सा नियम लगेगा, SSA रूल से, ठीक है। समझ में आया कंसेप्ट पूरा। अब यहाँ से आगे देखिए दोनों ही त्रिभुज आपस में सर्वाग्रसम सिद्ध हो गए, ठीक है। ये दोनों ही त्रिभुज आपस में सर्वाग्रसम सिद्ध हो गए। तो सर्वाग्रसम ये वाला त्रिभुज और ये वाला दोनों ही सर्वाग्रसम त्रिभुज है। तो इसका ये वाला पार्ट, इस त्रिभुज का ये वाला पार्ट देखिए, इस त्रिभुज का ये वाला भाग और इस त्रिभुज की ये वाली भुजा आपस में इक्वल होगी। क्यों, सर्वाग्रसम त्रिभुज के संगत भाग आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे भुजा AS, सॉरी या SP लिखे, भुजा बराबर होगी, ये होगी SR से, ठीक है, बाय CPCT। इसका मतलब होता है सर्वाग्रसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, इसको इंग्लिश में लिखते हैं बाय CPCT। मतलब सर्वाग्रसम त्रिभुज है दोनों ही, तो इसके संगत भाग है, तो वो आपस में इक्वल होंगे। और ये SSA का मतलब भुजा भुजा कोण नियम से दोनों ही त्रिभुज सर्वाग्रसम है, ये आपने जरूर पढ़ा होगा। अतः यहाँ अपन लिखेंगे, अतः दो आसन भुजा, या यहाँ अपन यहाँ से लिखेंगे आसन भुजा आसन भुजा
बराबर है तो पी क्यू आर एस एक समचतुर्भुज है। कंप्लीट। इस प्रकार से इस पूरे सवाल को आप इस विधि से आप एकदम सरल तरीके से बेसिक से आप कंसेप्ट इसको क्लियर करके इसको कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब अपन आगे देखेंगे इसका अगला वाला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला वाला क्वेश्चन है एबीसीडी एक समलंब है। क्या है? समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, जिसमें ए बी और बी सी है, साथ ही बी डी एक विकर्ण है और भुजा ई एडी का मध्य बिंदु है। ई से होकर एक रेखा ए बी के समांतर खींची गई है जो बीसी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए आकृति दर्शाइए कि एफ भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। अपन को इसमें सवाल को पूरा पढ़ने के बाद ये समझ में आ गया कि अपन को क्या करना है, सिद्ध करके बताना है कि एफ है वो भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। अब आपने मध्य बिंदु प्रमेय के बारे में पढ़ा है। मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको 2 सवाल मैंने करवाए थे। अपना फर्स्ट वाला इस चैप्टर का पहला वीडियो है, आपने अगर नहीं देखा तो वो वीडियो आप जरूर जाके देखें। उसमें मैंने आपको मध्य बिंदु प्रमेय करवाई है और मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम करवाया है। ठीक है ना, ये दोनों ही मैंने आपको करवाया है। ठीक है, समझ में आया? तो विलोम क्या है? इस वाले सवाल में अपन मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम ही उपयोग करके अपन सवाल को सिद्ध करेंगे। जैसे ये त्रिभुज है तो मैंने अपन को मिड पॉइंट दे रखा था मध्य बिंदु प्रमेय में, फिर अपन यहाँ से ऐसे कर भाई कि ये रेखा खींची गई तो मध्य बिंदु से जो रेखाखंड खींचा जाता है वो इन दोनों के ये आपस में समांतर होते हैं और आधे के इक्वल होता है। ठीक है, तीसरी भुजा के। अब विलोम में क्या होता है, अगर इस भुजा का कोई मध्य बिंदु आपको दे रखा है, फिर आप बोलते सवाल में बोला है कि इससे कोई समांतर रेखा खींची जा सकती है, खींची है, तो एक भुजा के मध्य बिंदु और दूसरी भुजा के समांतर अगर कोई रेखाखंड खींचा जाता है तो वो तीसरी भुजा का मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। मतलब कि ये जो लाइन खींचेंगे इस लाइन पर, मतलब यहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगे तीसरी भुजा पर, तो वो प्रतिच्छेद बिंदु उस भुजा का मध्य बिंदु होगा। ये मिड पॉइंट थ्योरम का विलोम है। आया समझ में? चलिए इसे का यूज करके आप इस सवाल को अपन कर सकते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले अपन को जो दिया हुआ है उसको अपन लिखना पड़ता है कि अपन को क्या गिवन है। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे अपन दिया हुआ है। दिया हुआ है, क्या गिवन है? सबसे पहले ए बी सी डी एक समलंब, ए बी ए बी सी डी एक समलंब है। ठीक है, जिसमें इसमें अब दे रखा है अपन को ए बी समांतर है डीसी। समलंब में क्या होता है, समलंब चतुर्भुज ऐसे चतुर्भुज होते हैं जिसमें दो भुजा समांतर होती है और दो असमांतर होती है। मतलब देखिए ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में समांतर है, एक दूसरे को भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी। ए बी और डीसी समांतर भुजा है तो ये ए बी और डीसी समांतर देगा। साथ ही बीडी एक विकर्ण है। बीडी क्या है? विकर्ण है। ये जो बीडी है वो एक विकर्ण है और ई भुजा ई ई भुजा एडी का मध्य बिंदु है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है ई एडी का मध्य बिंदु है। ठीक है, एडी सॉरी ई एडी का मध्य बिंदु है। ठीक है, ई से होकर एक रेखा ए बी के समांतर, जो ई से होकर एक रेखा जा रही है, ई के होकर एक रेखा जा रही है जो एफ पर प्रतिच्छेद कर रही है, वो ए बी के समांतर खींची गई है। मतलब कि यहाँ से सीधा सीधा दे रखा है कि भाई ये ई एफ है, जो ई एफ ये रेखा है वो भी समांतर है ए बी के। ठीक है, ए बी के समांतर है। अब अपन को क्या दर्शाना है, यहाँ पर अपन लिखेंगे जो दर्शाना है वो लिखेंगे। अपन को जो गिवन था वो अपन ने सब लिख दिया, यहाँ मैं लिखूंगा दर्शाना है। क्या दर्शाना है वो अपन यहाँ पर लिखेंगे। दर्शाना है मुझे
एफ प्रतिचित कर दी है, दर्शाइए कि एफ भुजा बीसी का मध्य बिंदु है। भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, ये मुझे दर्शाना है। अब अपन लिखेंगे उपपत्ति। क्या लिखेंगे? उपपत्ति। देखिए अब क्या लिखेंगे अपन? उपपत्ति। यहां तक समझ में आया? क्या अपन को दे रखा है, क्या अपन को ज्ञात करना है? यहां तक आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर आया समझ में? ठीक है, ठीक है, चलिए यहां से अपन देखेंगे। देखिए अब उपपत्ति में अपन को लिखना है। देखिए सबसे पहले आप एक त्रिभुज लेंगे। कौन सा त्रिभुज लेंगे? देखिए ये वाला त्रिभुज, देखिए ए बी और डी। ये वाला त्रिभुज देखिए ए बी डी, आया समझ में? ये त्रिभुज ए बी और डी, ये वाला त्रिभुज आप देखिए ए बी डी वाला त्रिभुज। ए बी डी त्रिभुज में क्या है? ए बी ए डी का मध्य बिंदु है ई, ये अपन को गिवन है, दे रखा है। फिर अपन एक और चीज दे रखी है कि ई एफ है वो ए बी के समांतर है, ये भी अपन को गिवन है। तो सबसे पहले मैं लूंगा यहाँ पर त्रिभुज ए बी डी, ए बी डी में, ठीक है। क्या है? ई ए डी का मध्य बिंदु है, ई ए डी का मध्य बिंदु है, ठीक है। यहां ब्रैकेट में आप करना दिया हुआ है, मतलब गिवन, ठीक है। चलिए और एक चीज और दे रखी है, क्या? कि ई से होकर ए बी रेखा ए बी के समांतर एक रेखा खींची गई है, मतलब ई एफ है वो ए बी के समांतर है, वो अपन ने यहाँ पर लिखा है ई एफ ए बी के समांतर है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर ई एफ समांतर है ए बी, ये भी अपन को गिवन है, दे रखा है। यहां तक समझ में आया? अच्छे से बढ़िया से समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है चीज, यहां पर जो एक रेखा जो प्रतिच्छेद हो रही है, इस बिंदु का नाम मैं दे रहा हूं जी। क्या नाम दे रहा हूं मैं? जी, ठीक है, इसका नाम अपन ने रख दिया जी। अब देखिए एक त्रिभुज है ये वाला ए, ये है डी। अब इसको मैं अलग करके आपको समझा रहा हूं, समझाने की दृष्टि से देखिए, ठीक है। ये यहां से, अब ये ई है वो मध्य बिंदु है, यहाँ पर जी है, और ये दोनों ही रेखा जी ई और ए बी आपस में समांतर रेखा है, और ये इसका मध्य बिंदु है। तो आपको पता है कि एक भुजा का मध्य बिंदु तथा दूसरी भुजा के समांतर कोई रेखाखंड खींचा जाता है, वो तीसरी भुजा को प्रतिच्छेद करता है, तो वो प्रतिच्छेद बिंदु होगा, वो इस तीसरी भुजा का मध्य बिंदु होगा। ये कौन कहता है? ये कहता है मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। क्या कहता है? मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम ये कहता है, ठीक है। अगर ये वाली प्रमेय आपने नहीं पढ़ी है तो आप वो वाला वीडियो एक बार जरूर देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप अपन सिद्ध कर रहे हैं कि दोनों का मध्य बिंदु है, फिर एक लाइन रेखाखंड खींचेंगे वो तीसरी भुजा के समांतर होगा। तो अगर ये इसका मध्य बिंदु दे रखा है और इस भुजा के समांतर को रेखाखंड खींच रहे हैं, तो वो रेखाखंड तीसरी भुजा के ऊपर जाके काटेगी, तो वो भी उसका मध्य बिंदु ही होगा। मध्य बिंदु प्रमेय का उल्टा है, ठीक है। चलिए तो यहां पर मैं लिखूंगा जी, यहां लिखूंगा मैं जी भुजा बीडी, या विकर्ण है बीडी, क्या है, या भुजा भी आप लिख सकते हो इसके लिए। देखिए जी बीडी का मध्य बिंदु है। ये किससे सिद्ध हो रहा है? ये सिद्ध हो रहा है अपने मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से ये अपन ने सिद्ध किया। आया समझ में? मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से अपन ने ये सिद्ध किया। आया समझ में? चलिए यहां तक अपन का सिद्ध हो गया। अब अपन देखते हैं, आगे देखते हैं।
चलिए आगे देखेंगे अपन। मैंने ये वाला त्रिभुज लिया था, कौन सा त्रिभुज लिया था, ए बी डी। अब मैं त्रिभुज लूंगा, त्रिभुज बी सी डी, बी सी डी में, बी सी डी में, बी सी डी में क्या है, हमने पहले आगे सिद्ध कर दिया है कि जी भुजा बी डी का मध्य बिंदु है, जी बी डी का मध्य बिंदु है, ये अपन ने सिद्ध कर दिया है। चलिए ठीक है। अब देखिए जी भुजा इसका मध्य बिंदु, एक त्रिभुजा का मध्य बिंदु तो अपन को मिल गया। अब क्या चाहिए, अब इसको मुझे मध्य बिंदु सिद्ध करना है, तो ये जो रेखा जा रही है, ये जो रेखाखंड है, इसके ये समांतर सिद्ध करना पड़ेगा मुझे। तो समांतर, इसके समांतर ये सिद्ध करना पड़ेगा। आया समझ में, क्या सिद्ध करना पड़ेगा, ये जो रेखाखंड मेरे पास जा रहा है ये वाला, इसको इससे मुझे समांतर सिद्ध करना पड़ेगा। अगर ये दोनों समांतर है और इसका मध्य बिंदु है, तो ये तीसरी भुजा को जहां काटेगा तो वो एफ भी उसका मध्य बिंदु हो जाएगा। तो चलिए इसको सिद्ध करने के लिए अपन क्या करेंगे, चलिए इसको देखिए। सबसे पहले मुझे क्या दे रखा है, गिवन में सबसे पहला अपन को दे रखा था कि ए बी डी सी के समांतर है। देखिए जो डी सी है, ये जो डी सी है किसके समांतर है, ए बी के समांतर है। ठीक है, डी सी है वो ए बी के समांतर है। ठीक है, और एक अपन को दे रखा था कि ई एफ है वो भी ए बी के समांतर है। तो मुझे दे रखा था कि ई एफ भी समांतर है ए बी के। तो मैंने आपको बताया है कि ये भी ए बी के समांतर, ये भी ए बी समांतर, मतलब जब दो अलग अलग कोई तीसरी के समांतर है तो दोनों आपस में भी समांतर होंगे। अतः डी सी समांतर ई एफ, मतलब कि ये जो डी सी और जो ई एफ, ये वाला ई एफ ये भी आपस में समांतर है, मतलब ये और ये दोनों ही समांतर आ गए। अतः अब आगे सिद्ध हो जाएगा इससे, इसलिए इसलिए देखिए क्या था, इस भुजा का मध्य बिंदु आ गया जी, फिर ये और ये दोनों ही समांतर आ गए। तो इससे क्या सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि एफ है वो भुजा बी डी का मध्य बिंदु है, एफ भुजा बी सी का मध्य बिंदु है। किससे सिद्ध हुआ ये सिद्ध हुआ अपने मध्य बिंदु प्रमेय के विलोम से। समझ में आया यहाँ तक। इस प्रकार से इस पूरे सवाल को अपन ने कंप्लीट ढंग से कर लिया है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ हो। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले सवाल के साथ नेक्स्ट वीडियो में।